और गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हम लोग एल्गी का पार्ट कर रहे थे और उसमें आई वाज टेलिंग यू अबाउट क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट वी हैव डन इट. नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द क्लासिफिकेशन इन द फॉर्म्स ऑफ एल्गी और रेंज ऑफ थैलस इन एल्गी. राइट डाउन क्लासिफिकेशन on the Last time we were writing the economic importance, and you said that we will write it in the next class. हाँ, वो I'll make you write down अभी पहले, which it, I was just explaining that economic importance. I'll make you write down today. पहले आप ये part complete करो, okay? Yes. Classification on the basis of forms in एल्गी. Or it is also known as range of thallus in एल्गी. Forms in एल्गी और range of thallus in एल्गी. इसका मतलब क्या है? They may be unicellular, ये आप अच्छे से पढ़ चुके हो, और they may be multicellular. यूनिसेल्यूलर में अगर याद है हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था क्लैमिडोमोनास विच इज कप शेप्ड एल्गी. यूनिसेल्यूलर में इट कैन बी नॉन मोटाइल और इट कैन बी मोटाइल. Kashish, what do you mean by motile and non motile? Ma'am, motile is the one which shows movement and non-motile is the one which doesn't show movement. शाबाश. जो मूव करता है मोटाइल, जो नहीं मूव करता नॉन मोटाइल. और इसमें एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनस. In the case of non-motile, example is diatoms. Diatoms हम पहले भी पढ़ चुके हैं. सिर्फ गुलीन एंड करण मैं आप लोगों को दोबारा एक्सप्लेन करूंगी कि डायटम्स क्या होते हैं. ओके करण? ओके गुलीन? Yes, ma'am. ओके. मल्टी सेल्यूलर में दे कैन बी कॉलोनियल. ये हम फिर से पढ़ चुके हैं कॉलोनियल. एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम क्लास में बनवाया था, वॉलवॉक्स कॉलोनी. बहुत सुंदर ज्योमेट्रिकल शेप आती है वॉलवॉक्स कॉलोनी. इट कैन बी फिलामेंटस. It can be filamentous. Filamentous मतलब thread like. Filamentous may be threads can be branched or unbranched. In case of unbranched, नीट में आते हैं क्वेश्चंस इसलिए ये लिखवाया जा रहा है, अदरवाइज एनसीईआरटी में इट इज नॉट गिवन. तो अनब्रांच्ड के केस में स्पाइरोगायरा. और ब्रांच्ड के केस में आगे फर्दर टाइप्स आएंगे. इफ यू आर डन कैन आई मूव टू द नेक्स्ट पेज? प्लीज स्टार्ट विद द राइटिंग पार्ट. ओके. Further दो types हैं. I'll write down in the next page. If you are done, just raise your hand. Can I move? Okay, I'll move to the next page. So it can be branched में it can be pseudoparenchymatous. Pseudoparenchymatous. और parenchymatous. Pseudoparenchymatous और parenchymatous लिख लो. I'll explain what is pseudo का मतलब सभी को पता है false. Yes. तो false parenchyma tissue है इसलिए इसको बोला जाता है pseudoparenchymatous. Pseudoparenchymatous में एग्जांपल आता है पॉलीसाइफोनिया. In case of parenchymatous, it is sargassum.
Done everyone? तो pseudo parenchymatous, okay, parenchymatous में example आपके पास है sargassum, और in case of pseudo parenchymatous it is Polysiphonia. And on the basis of their reproduction, reproduction में तीनों modes आएंगे, asexual, sexual and vegetative. Vegetative में, yes किरण, vegetative में कौन सी types थी? Ma'am, binary fission, Yes, fragmentation. very good, very good. तो binary fission में example मैंने आप लोगों को लिखवाई थी last time. Ma'am, algae. Okay, binary fission में almost all the All- Unicellular. all unicellular, yes. In case of fragmentation, हम फिर लिख चुके हैं fragmentation, it is Spirogyra filamentous. तो इसमें example दी थी Spirogyra, और आपको याद होगा मैंने इसमें example दी थी आपको जो 42 वाली लेक है. Yes, ma'am. And also adventitious. Adventitious का मतलब होता है कोई भी पार्ट जो है वो फॉर्म कर देगा एक नया बेबी, नया ऑर्गेनिज्म. तो एडवेंटिशियस में एग्जांपल आती है फ्यूकस. कोई भी पार्ट फ्यूकस में ना, चाहे वो इसका फिलामेंट है, चाहे उसकी बड है, चाहे उसकी ब्रांच है, एनी पार्ट विल डिटैच एंड फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल. दिस इज कॉल्ड एज एडवेंटिशियस. तो वेजिटेटिव में 3 टाइप्स आ गई, तीनों में एग्जांपल भी आपके पास आ गई. बाइनरी में ऑल यूनिसेल्युलर, फ्रेगमेंटेशन में फिलामेंटस, एग्जांपल स्पाइरोगायरा, और उसके बाद एडवेंटिशियस में फ्यूकस. फिर हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल. हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मे बी बाय नेक्स्ट वीक, एंड देन आई विल स्टार्ट विद द रिवीजन फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर. आई विल स्टार्ट विद फर्स्ट चैप्टर. ओके एवरीवन? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Yes, Okay. ma'am. ओके, तो एसेक्सुअल बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स आप लिख चुके हो. मोटाइल स्पोर्स कॉल्ड एज ज़ूस्पोर्स जो चलते हैं. नॉन मोटाइल लाइक ए प्लानोस्पोर्स, hypnospores, akinets. These are the asexual spores. In case of sexual, it is isogamy, anisogamy, anisogamy, and anyone? Oogamy. Oogamy. Yes, ये 3 terms हैं जो आप लोगों को याद करनी है. Iso means when they are same, aniso when they are different. Oogamy, one is motile, another is non-motile. ये तीनों चीजें आप लिख चुके हो, बार बार लिख रहे हो. आई थिंक समझ भी आ रहा है सबको. और अब असली चीज आती है जो आप लोगों को लर्न करनी है इसमें एल्गी में. एक तो इसकी क्लासिफिकेशन, दूसरा इसके बारे में जो मेजर पार्ट है दैट इज इट्स इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. तो एल्गी के बारे में मैंने आपको बताया था, काफी हैरान होने वाली बातें हैं एल्गी के बारे में. तो एलसी किसको याद है? ओके, तो आप लिख रहे हो इसमें एल्गी की क्लासिफिकेशन. कैन आई मूव टू नेक्स्ट पेज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, एल्गी जो है बड़ा ही सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है. इट इज डिवाइडेड into different types on the basis of their color. तो इसमें हम चार्ट बनाएंगे. तो क्लासिफिकेशन का मतलब अगर आपको याद हो, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इट इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स. जब हम एनिमल्स को ग्रुप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज और देयर डिसिमिलैरिटीज, दैट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन. मतलब देखने में एक जैसे हैं तो उनको एक ग्रुप में डाल दिया, देखने में अलग है उनको दूसरे ग्रुप में डाल दिया. दिस इज व्हाट इज क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन में डिफरेंट करेक्टरिस्टिक फीचर्स आर टेकन इनटू अकाउंट. सबसे पहले तो उसका क्लास, कौन सी क्लास को वो बिलोंग करता है. क्लास में अगर आपको याद हो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. 9th में
आपने एक हायरार्की पढ़ी हुई है जिसमें टॉप पे आते हैं किंगडम, फिर आते हैं फाइलम. This phylum is used in case of animals. Division is used in case of plants. हम plant kingdom पढ़ रहे हैं तो we'll use division. फिर उसके बाद आते हैं class. उसके बाद क्या आता है? Order. Order. Next. family, Family. Next. genus, and Genus. Species. Yes. तो kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. तो here I'm using class. तो अब आई थिंक सभी को समझ आ रहा है क्लास की क्या बात हो रही है. तो नाउ आई एम गोइंग टू राइट विद द क्लासेस नेम, क्लास के साथ उसका कॉमन नेम भी. तो सबसे पहली क्लास आती है क्लोरोफाइसी. अगर नाम के पीछे AC लग रहा है दैट मीन्स इट इज अ क्लास. दूसरी क्लास है ब्राउन एल्गी विच इज कॉल्ड एज फियोफाइसी. नेक्स्ट आती है रोडोफाइसी. क्लोरोफाइसी इज कॉल्ड एज ग्रीन एल्गी. कॉमनली इसका कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी. क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन. फिर सेकेंड एल्गी आती है ब्राउन एल्गी. Phaeophyce is commonly known as brown algae. I don't have brown color, so I'm using yellow. And lastly, red rhodophyce. Rhodophyce is red algae. And it is rhodo, RHODO. फिर हम देखेंगे 3 तरह की एल्गी आपको मिलेगी, ग्रीन, रेड एंड ब्राउन. Why they are different? Because they have different pigments. My dear friends, कोई भी अगर फोटोसिंथेटिक है उसके अंदर क्लोरोफिल A होगा ही होगा. तो क्लोरोफिल A is universal pigments. क्वेश्चन आता है विच इज द यूनिवर्सल पिगमेंट. कैसे, कौन सा ऐसा पिगमेंट जो हर एक में मिलेगा? दैट इज क्लोरोफिल A, B. याद करने का तरीका सुनना. इसमें बहुत इजी वे में आपको अभी आई एम गोइंग टू टेल यू. इसमें होता है B, इसमें होता है C, इसमें होता है D. तो क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल A एंड B, फियोफाइसी में क्लोरोफिल A एंड C, रोडोफाइसी में क्लोरोफिल A एंड D. दैट्स इट. इसमें जो कलर है ब्राउन कलर इज बिकॉज ऑफ another accessory pigment which is called as fucoxanthin. In case of rhodophyce, they have phycoerythrin. इनकी वजह से रेड कलर है, इसकी वजह से ब्राउन कलर है. fucoxanthin gives brown color, phycoerythrin gives red color. अब आता है their differences on the basis of their food, stored food. Obviously ये plants हैं तो सब में होगा starch. But what is the difference then? If they are producing starch, plants हैं, खाना स्टोर करेंगे in the form of a starch. इनको डिफरेंट करने के लिए इसमें स्टार्च का नाम है लेमिनेरियन, इसमें इसका नाम है फ्लोरिडियन. These are the names, just the names given to it. फिर आती है इनकी सेल वॉल. सेल वॉल सब में प्लांट है तो सेल्यूलोज सबकी, सेल्यूलोज, 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 सेल्यूलोज. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? सिर्फ एक ब्राउन एल्गी में एक स्पेशल प्रोटीन आता है एल्जिन, जो याद होगा टूथपेस्ट में यूज करते हैं. आइसक्रीम Yes, में डाला, ma'am. टूथपेस्ट में, आइसक्रीम में, फेस क्रीम में, कॉस्मेटिक्स में. क्रीम्स कभी खराब नहीं होते बिकॉज दे ऑल हैव एल्जिन इन इट. बताया था अगर घर में अगर आप बनाओगे अपने लिए आइसक्रीम तो वो बर्फ बनेगी. व्हेन यू आर यूजिंग दिस एल्जिन द कंसिस्टेंसी रिमेन्स द सेम. तो आपने देखा होगा मार्केट की जो है आइसक्रीम वो अलग ही स्कूप अलग से निकलता है बिकॉज दे हैव दिस एल्जिन प्रोडक्ट इन देम. Next, can I move to next page? Then I'll give you some time to write down. I'm just explaining it first. Okay. Okay. Next part is
their flagella. Flagella का number and position. In case of, सबसे पहले हम पढ़ रहे थे green. In case of green, it is 2 to 8. 2 से 8 हो सकते हैं and they all will be equal. In case of brown algae, they will be 2, but they will be unequal. 2 होंगे but unequal होंगे. इसमें 2 से 8 है but equal होंगे सारे. In case of red algae, absent. There is no flagella. They do not show movement at all. In case of the habitat, now how they are different in habitat. कहते हैं मिलते कहाँ? Habitat वो होती है जगह जहाँ organism survive करता है. It's a place where organisms reside. They all live in all the conditions. Fresh water may be, brackish water may be. Last कौन सा होता है? Marine water. Salt Marine. water. Yes, marine water. Very good. So they are present everywhere, all of them. Fresh water, brackish water, marine water. फिर से fresh water, brackish water, marine water. But red algae is present in marine water. इसमें ये few होते हैं, कम मिलेगी आपको. हिमाचल में अगर रेड एल्गी देखना चाहते हो तो आपको बहुत ही रेयर कभी कभी मिलेगी. But in case of beaches, it is the most common. Again, brown algae is rare in fresh water, but it is common in beaches. Whereas green algae you'll find everywhere. So this is the basis of classification. Very, very, very easy. अगर समझ के करोगे तो अभी learn भी हो जाएगा. There are 3 types of algae: brown, red, and green. Please write down, make this chart, and then we'll proceed further. I'm giving you some time. When you are done, just let me know. I'll move to the next page. Any Excuse doubt? me, ma'am. Yes, yes. Ma'am, can you please repeat the stored food? Yes, stored food. बच्चे मैंने बताया तीनों में starch है, stored food. Yes, ये भी starch है, ये भी starch है. ये बस their names are different. In this case, brown algae it is laminarian starch. In case of red algae it is Floridian starch. नाम दे दिया अलग अलग. Okay? Okay, ma'am. Thank you. Okay. Okay, बच्चे. Okay, Aditya, let's wait for others. I'm giving just 2 minutes more. Ma'am, what is this word written above starch? Can you just speak out the spellings once in brown algae?
This is laminarian, laminarian. Laminarian, laminarian starch. Floridian starch and Ma'am, is it laminarian or laminarian? laminarian. Laminarian. Ma'am, in book it's written laminarian. Laminarian है. Laminarian लिखा हुआ है. Yes, ma'am. RIN. हाँ वो भी ठीक है. Laminarian भी ठीक है. Okay, ma'am. Okay. कई बुक्स में आपको लेमिनेरियन मिलेगा, कई में लेमिनेरियन. Done with both pages? Yes, everyone? Open the last page again once. Okay. The classification is done on the basis of three things: pigment, nature of stored, and cell organization. The classification. Can I move to next page? Yes, Tanveer? Yes. The classification is done on the basis of three features: stored food, pigment color, and cell organization. इसके बाद नेक्स्ट लिख रहे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. लिखो basis of classification. देखो classification on the basis of classification of algae. On the basis of pigment color, nature of stored food material, cell organization. इन तीन बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है: पिगमेंट कलर, सेल ऑर्गेनाइजेशन and nature of stored food material. So this was the classification of algae. Done, everyone? Yes, ma'am. Okay, now write down characteristic features of algae. अगर 3 mark का question आता है, give characteristic features of algae, then you have to write down all these points. Write down characteristic features of algae. अभी हम तीनों का पढ़ेंगे, तीनों का ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट बॉडीज थायलॉइड. प्लांट बॉडीज थायलॉइड, plant bodies thyroid, it may range from
unicellular, colonial to filamentous. It may range from unicellular, colonial to filamentous. पता है ना, सारे थे. Unicellular भी हो गया, colonial भी हो गया, and filamentous. क्या ये जमीन पे मिलती है एल्गी? यस, आपने पढ़ा है लास्ट क्लास में, आपने एग्जांपल्स पढ़ी थी. They inhabit both aquatic and terrestrial surface. Amphibians. No, 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 no. या तो सिर्फ पानी में मिलेंगी या लैंड पे मिलेंगी. ऐसा नहीं कि हाफ ऑन लैंड, हाफ समटाइम ऑन लैंड, समटाइम्स ऑन soil. They may occur on land or may occur on soil, water. Amphibians आएंगे आगे. Plants भी कुछ ऐसे हैं. They may inhabit both aquatic and terrestrial environment. Next point. Yes, done. सबने कर लिया था complete? No, ma'am. Okay, take your time. Done, ma'am. Okay. Everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next point. Conducting tissues are absent. क्योंकि soil के साथ हैं तो इनको ना xylem चाहिए ना phloem चाहिए. तो conducting tissues are absent. Conducting tissues are absent. All autotrophic. क्योंकि यूनिवर्सल पिगमेंट है इसके अंदर. कौन सा है? Chlorophyll A. Yes. All autotrophic in nature. They reproduce by vegetative, asexual and sexual means. They reproduce by all three means: vegetative, asexual and sexual means. Reserve food क्या है इनका? Starch. Yes, starch is reserve food material. Mechanical tissues absent. पानी के अंदर है, कोई टिश्यू चाहिए ही नहीं. Mechanical tissues are absent. पानी हर चीज को सॉफ्ट बना देता है. Example लिख लो. In case of red algae, it is Gelidium. Sorry, it is Gelidium. Porphyra. In case of brown algae,
it is sargassum or seaweed. In case of green algae, it is chlorella. बताया था आपको, स्पेसशिप में यूज करते हैं. आज हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. क्लोरेला लिख लो, वॉलवॉक्स लिख लो. वॉलवॉक्स इज ग्रीन कॉलोनी विच इज colonial. Ma'am, what is this porphyra? Porphyra. Porphyra is used as a source of food in Japan. They consume it in the form of salad. So it's a source of food. तो chlorella लिख लो. Again underline because it's a scientific name. Chlorella के साथ लिखोगे Volvox और Ulothrix. या फिर आप लिख सकते हो Chlamydomonas. So these are the features of algae. Now I am coming to very important part, that is their economic importance. Yes. Can I move to next page if you all are done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Economic importance of algae. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में तीनों एल्गीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट विद ग्रीन एल्गी. ग्रीन एल्गी आपको बताया था दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स. आई होप यू ऑल रिमेंबर दिस पॉइंट. We discussed in the last class. They are called as chief producers. They are called as chief producers of earth. They increase the level of, ये एरो साइन के साथ SC लिखते हैं. This means increase the level of oxygen in environment. तो मेजर फोटोसिंथेसिस कौन कॉज करता है? इट इज द ग्रीन एल्गी. Green algae. यस. तो ये तो आ गया ग्रीन एल्गी का. लेट्स टॉक अबाउट रेड एल्गी. रेड एल्गी लाइक पोरफायरा. पोरफायरा का क्या बताया था? Used Yes. as that. Used as food. यस, फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. In Japan. यस. इसी में दो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें था जेलीडियम. नीट का क्वेश्चन है, इवन 1 मार्क का क्वेश्चन आता है सीबीएसई में. जेलीडियम एंड ग्रासिलेरिया. ग्रासिलेरिया. Gelidium, Gelidium, Gracilaria. They are used to make gelatins. Gelatin पता क्या है? कैप्सूल देखे आपने? कैप्सूल सबने खाए? कैप्सूल के जो बाहर का पार्ट होता है that is made up of gelatin. They make gelatin capsule. वो edible होता है. अंदर कोई भी दवाई डाल देते हैं, but वो जो capsulated form होती है that is made from this gelatin. Gelatin capsules. Dental impression. किसको ये बात समझ आई? Dental impression. Suppose आपकी कोई डेंचर में प्रॉब्लम है या आपका डेंचर दोबारा बनाना है, तो what dentists do is they make these impressions. आपके दांतों में ये ऐसे बोलेंगे आपको ये मोल्ड को रखने के लिए, तो ये शेप ले लेता है और ये हार्डन फॉर्म स्ट्रक्चर बना देता है. फिर उसमें वो डालते हैं कैल्शियम फॉस्फेट जो आपके दांतों का मिक्सचर है. फिर उसके बाद वो उसको इंसर्ट करते हैं डेंचर में. तो दिस इज हाउ दे मेक. ओके. Yes, ma'am. Dental impression and also as a base for cosmetic. जेल बेस है ना, कई क्रीम्स आती हैं, तो कॉस्मेटिक क्रीम्स जो हैं वो भी इन्हीं से ही बनती हैं एज अ जेल बेस फॉर कॉस्मेटिक्स.
तो अगर आपसे कोई पूछता है जेलेटिन या एगर, दिस इज जेलेटिन, ये इसमें से निकलता है, इसका प्रोडक्ट का नाम है एगर। Agar is obtained from this red algae, Gelidium and Gracilaria, which is used to make capsules, dental impression and as a base for cosmetics. और agar के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था. Who will tell me? Ma'am, in jellies. In making jelly. Okay, yes. Other things? और कुछ भी बताया था जेलीज के अलावा? Agar, yes, very good. तो agar के लिए आप लिखो, it is used in culture medium for bacteria and fungi. Agar क्या है? Culture medium for bacteria and fungi. It is used for preservation of meat preservation. It is used for preservation of meat. Used for preservation of meat and fish. और आपको याद होगा मैंने बताया था, it is used for making jellies. And is also used in textile industry, कपड़ों में भी. अगर आप एगर देखना चाहते हो तो एगर आपको वाइट पाउडर की फॉर्म में मिलेगी. इवन ये जैसे लक्कड़ का बुरादा होता है, बिल्कुल वैसी फॉर्म में होती है. जब इसको पानी में उबाला जाता है और ठंडा करते हैं, देन इट टर्न्स इनटू जेली. जेलीज का आपको बताया था, जेली केक सारे हैं. जेलीज बच्चों के लिए बहुत एंजॉइंग चीज है. गमीज जिनको बोलते हैं, दे ऑल आर मेड फ्रॉम दिस एगर. तो इट्स एन कमर्शियल प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कमर्शियल प्रोडक्ट. तो आप देख सकते हो एल्गी से इतना इंपॉर्टेंट कमर्शियल प्रोडक्ट निकल रहा है, लेकिन उस एल्गी का नाम क्या है वो आपको याद करना है. और वो एल्गी का नाम था ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम. क्लियर एवरीवन? जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया obtain, they produce this agar. Agar is a nitrogenous, non-nitrogenous substance which is obtained from red algae and is used to make so many objects. तो agar commercially बहुत important हुआ. इसी तरीके से एक और कमर्शियल प्रोडक्ट आता है which is, yes anyone, last time पढ़ा था हमने, brown algae. Yes, very good. Algin is obtained from brown algae. Algin is obtained from brown algae. It is a crystalline powder used as food, widely used as food, and for making ice creams, for making ice cream smooth, ice creams, as gelling agent. The Algin is again a very important commercial product. Ma'am, what is the meaning of gelling agent? Gelling agent मतलब किसी में mix करना हो, दो चीजों को mix करना हो, then this algin can be used. Okay? Okay, ma'am. और फिर इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट था, मैंने आपको याद होगा बताया था, जैसे आप स्पेसशिप में जाते हो तो इट इज डिफिकल्ट, यस, इट इज डिफिकल्ट टू कैरी सो मच ऑफ फूड. ठीक है, क्योंकि आपने अब पता नहीं वहां वापस कितने दिनों बाद आओगे, 2 दिन बाद, काफी दिनों बाद. तो व्हाट पीपल डू इज they carry this chlorella, which is a green algae, and
और मे बी स्पिरुलिना। अभी हम स्पिरुलिना के बारे में एक और चीज पढ़ेंगे, स्पाइरुलिना और ग्रीन एल्गी, इन दोनों में से कोई भी एक चीज ले लेते हैं। एज दे आर रिच इन प्रोटीन, they are protein rich in protein and are used as supplement, as food supplement, used as food supplements by space travelers. The space travelers, they use this. ठीक है, अब क्लोरेला और जो स्पिरुलिना है इनके बारे में सुनो। दे आर यूनिसेल्युलर एल्गी. Spirulina is widely used. I have these spirulina capsules also, and I have a story to tell you about this spirulina also. Chlorella तो समझ आ गया कि स्पेसशिप में लेके जा रहे हो, then there is no need to carry another thing because आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे. They are green. They take in CO2 and give you oxygen. दूसरा Used as a filter. ये यस, ऑक्सीजन ले लेते हैं एंड ऑक्सीजन देते हैं, CO2 लेते हैं, फिर उसके बाद दे कंज्यूम योर यूरिन और योर यूरिया, and in return they are giving you food. So they clean the environment also. They are photosynthetic and they clean the environment. So they are very important economically. But in case of spirulina mein, because when I was doing my PhD, one of my friend was working on this spirulina. Spirulina jo hai, it's a unicellular algae. My dear friends, it's a very interesting thing I'm going to tell you. So spirulina is a unicellular algae. It's not sorry, it is not unicellular, it is multicellular filamentous algae. Sorry, it has spiral shaped this chloroplast. और जो ये स्पिरुलिना है, अगर आप इसको खाते हो as a source of food, then your 3 times meal is equal to 1 capsule. मतलब एक दिन का जो खाना है 3 टाइम का, अगर आप ये कैप्सूल खा लेते हो, that is equivalent. तो this is a kind of a revolution in case of science, because अगर आपके जैसे लोग भूख से मर रहे हैं, लोग जो गरीब लोग हैं जो भूख से मर रहे हैं, अगर हम उनको एक एक कैप्सूल दे देंगे तो जो उनकी डेफिशिएंसीज हैं, बिकॉज मेनी डेफिशिएंसीज आर बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीन ओनली, तो वो डेफिशिएंसीज कभी भी नहीं होंगी और उनका जो है बॉडी में कोई कमी नहीं आएगी. So my friend was working on this and PGI mein they were doing experiments. When she was doing her experiment, then I was also pregnant. So she asked me to try this. कि आप ये ट्राई करके देखो स्पिरुलिना. स्पिरुलिना आई एम टेलिंग यू इट्स एल्गी, तो बहुत ही गंदा बदबू आती है क्योंकि स्पिरुलिना काई है. आप समझ रहे हो काई क्या होती है? एल्गी. It causes foul smell, बहुत गंदी बदबू आती है, बहुत गंदी स्मेल आती है. It is impossible to consume normally. अगर मैं आपको एक स्पून दूं, आपको कहूँ पानी में, उबलते पानी में डाल के खाओ, तो it is very difficult. So what we did is we tried it with honey. हमने क्या किया, थोड़ा सा डाला, उसको ब्रेड पे लगाया और शहद लगा के उसमें थोड़ा सा स्पिरुलिना डाल के खाने की कोशिश की. I tried, still I am using this spirulina. I'll show you, I'll share the picture in the group. स्पिरुलिना फिर ये पाउडर की फॉर्म में आता है एंड बिलीव मी दिस हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन. 60%. इतना प्रोटीन किसी में भी नहीं है, चिकन में भी नहीं है, एग वाइट में भी नहीं है, फिश में भी नहीं है. तो इट्स अ काइंड ऑफ अ डाइट व्हिच इज रिचेस्ट इन प्रोटीन एंड दिस स्पिरुलिना कैप्सूल्स आर अवेलेबल इन मार्केट. तो उस टाइम पे जब वो एक्सपेरिमेंट चल रहा था, हम ट्राई कर रहे थे कि पीजीआई में ये एक्सपेरिमेंट हो और जहाँ पे भी मतलब ऑल ओवर इंडिया लोगों को ये कैप्सूल दें और उनकी डाइट प्रॉब्लम ये खत्म करें, भूख की और बीमारी की. बट थिंग वाज कि इट वाज कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत महंगा प्रोसेस था, तो इसीलिए हो नहीं पाया ये प्रोसेस. तो इसीलिए वो एक्सपेरिमेंट. बट दिस स्पिरुलिना इज अवेलेबल इन मार्केट नाउ. यू कैन गेट स्पिरुलिना कैप्सूल्स इजीली. 60 कैप्सूल्स का एक छोटा सा पैकेट आता है. आई विल डेफिनेटली शेयर दैट पिक्चर विद यू. तो स्पिरुलिना इज सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड इट इज वेरी, अब वो कैप्सूल के फॉर्म में तो इतना बदबू नहीं आती है, बुरा नहीं लगता क्योंकि आप उसको ऐसे एसिड खा सकते हो. व्हेन आई डिड एक्सपेरिमेंट आई वाज टेकिंग इट इन फ्री पाउडर्ड फॉर्म. अब होता क्या है, जब हम स्पिरुलिना पानी में, काई, हरी हरी काई, आप समझ रहे हो, गंदा पानी होगा, न्यूट्रिएंट्स होंगे. अब ऑब्वियसली हम नाली वाला पानी तो नहीं यूज करते थे, हम नॉर्मली पानी फ्रेश वाटर, टैप वाटर यूज करते थे उसमें बीच में.
न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए और इसमें स्पिरुलिना थोड़ी सी ऐड कर दी, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वार्म टेम्परेचर इट ग्रोज। तो बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई और इतनी स्पिरुलिना हो गई कि वो ऊपर क्योंकि गर्मियों में काई जो है ना ऊपर की तरफ आ जाती है। अगर पंजाब साइड कोई रहता है या पंजाब में जाता है तो देखा होगा हरा पानी हो जाता है, और काई है दिन में ऊपर आती है, रात को नीचे बैठ जाती है। किसने ऐसा ऑब्जर्व किया ये चीज? मैम नहीं। ओके ठीक है, वो पानी में ऊपर आती है तो वो जो काई है जब दिन में ऊपर आई तो उसको हमने उठा लिया, बाहर गर्मी में सुखाया धूप में। जब वो ड्राई होके पपड़ी सी बन गई उसका पाउडर निकाला, और पाउडर को जब हम निकालते हैं उसको एक कैप्सूल के फॉर्म में, कैप्सूल में इंसर्ट कर दिया, फिर हमने खाने को दिया। प्रॉब्लम इज कि वो एक कैप्सूल में डालने के लिए ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ दैट गनी बैग इज यूज्ड, मतलब आधे से ज्यादा मतलब 1/4 बोरी है उसमें से निकलते हैं वो पाउडर बनाने में, तो इतना सा रह जाता है। इसलिए दिस इज कॉस्ट इफेक्टिव, बट अच्छी चीज है अगर ये आगे काम रेवोल्यूशन आ जाएगा अगर ये। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को अगर आप कहते हो हम्म अगर आप ये कहते हो कि आप सारा दिन में सिर्फ एक कैप्सूल खाओगे, तो आपको पता है एक सेंटर है हमारी ब्रेन में सेटाइटी, सेटिस्फेक्शन सेटाइटी, मतलब जब तक आप 2 परांठे नहीं खाओगे तब तक आपका, या 2 फुलके नहीं खाओगे, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी मैंने कुछ खाया। अगर नवरीत मैं कहूँ आप सारे दिन में सिर्फ एक कैप्सूल खाया एंड इट इज योर कंप्लीट डाइट, यू नीड नॉट टू ईट एनीथिंग, विल दिस बी सफिशिएंट फॉर यू? नो। तो आप कहोगे मुझे तो भूख लग रही है मैम, मुझे तो कुछ ना कुछ खाना है, इज इट? सो दिस इज द केस दैट इट इज नॉट frequently used, but otherwise you can have this spirulina. तो जब आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो, you can go for this. It's a good thing. So I think you enjoyed this story, spirulina story. Yes, ma'am. Okay. Yes, Ma'am, ma'am. we can have it at that time that when we are at some place where we don't have enough food and we can take such capsules. नहीं, you can take it as supplement. अभी भी आज ले सकते हो, आज भी आप शुरू कर सकते हो, because it is a protein। बच्चे हमारी पूरी बॉडी में प्रोटीन बना हुआ है, आपकी नहीं मैम, नाक। नहीं तो आज भी सकते हैं, but you said that satisfaction is like really important for Indians. For Indians, I think so. I don't know about others. So उस basis पे I'm talking that if we are at some place where we don't have enough food, then we can try it over there. हाँ तब ले सकते हो, बट अगर आप खाना भी खा रहे हो ना 3 का टाइम का, देन ऑल्सो यू कैन हैव इट, बिकॉज सुखमन आजकल जो डाइट है दैट इज नॉट कंप्लीट डाइट। अगर मैं कहूँ आप दोपहर का मील दाल रोटी सब्जी सैलेड दही ये सब आप ले रहे हो तो नो, दैट मीन्स यू आर नॉट टेकिंग कंप्लीट डाइट, यू शुड ऐड सप्लीमेंट्स टू योर डाइट, इज इट? समझ आई मेरी बात? Yes, ma'am. So this is the reason that you can have it now also, but वही है कि it is costly, so people are not using it. कैप्सूल इतने महंगे आते हैं, तो यही रीजन था कि वो नहीं बन पाया, बट स्टिल दे इट हैज बीन कमर्शियलाइज्ड, पीपल आर अवेयर नाउ। तो ये आप देख सकते हो कि एल्गी कितनी इम्पोर्टेंट है। तो एल्गी के इतने चीजें हैं, इसमें एल्जिन आया, एगर आया, और ये स्पिरुलिना, स्पिरुलिना कैप्सूल्स। तो हम अब +2 में पढ़ोगे इसके बारे में, +2 में आप स्पिरुलिना के बारे में पढ़ोगे। इसको एक और नाम दिया जाता है, इट इज कॉल्ड एज SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। कहते हैं एक ही सेल में प्रोटीन आ गया पूरा का पूरा। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आई शेयर a few questions. How many of you have NCERT with you? NCERT books. Okay, very good, everyone. Yes, Fanisha, Navreet. Fanisha, do you have NCERT book with you, bete? Okay, Fanisha also. Yes, Navreet, you are the only one who is left. Navreet Singh. Navreet, your mic is not working. I am not sure whether you are able to hear me or not. Okay, if you all have NCERT with you, then I'm going to tell, just write down few questions based on this part only. I'll ask the answers in the next class. Write down the questions. Algae के ऊपर ही लिखो. Name the pigment which imparts. Please don't tell the answer. You have to write down in your notebook only. Name the pigment which imparts red color to red algae. Ma'am, when you will give us questions for the second chapter? Second chapter. Bachche, I'll start with the revision. Okay, I've told you that I'll be starting with the Okay, revision ma'am. once.
दोबारा से करेंगे सारे चैप्टर्स, ठीक है? I'm waiting for your result because many students are willing to join after result only. So let's see. I'll start with the with first chapter again. Yes, Tanveer. No. I don't want answer with it. Next question, Liko. What Ma'am, is can you L? repeat the question? Okay, name the pigment which imparts red color to red algae. If you have NCRT, you have made the notes, then you'll get all the answers. Name the algae which imparts red color to red algae. What is algin? Name two pigments found in red algae. Name two pigments found in red algae. Name the largest brown algae. ऐसे होती भी सबसे ज्यादा बड़ी है ये. Brown algae is the largest algae. Of all the algae, it is the largest one, brown algae. Name the pigments found in brown algae. Name the various pigments. Found in brown algae. अच्छा, wait. आधा मत क्या आधा Next question. Name the various pigments found in brown algae. What is the function of phycocolloid? What is the function of phycocolloid in cell walls of brown algae? Thank you. State the function of phycocolloid in the cell wall of brown algae. Clear? Can I move to next page? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. Brown algae are mostly dash. They are mostly dash. Agar is obtained from, generally इसको दो बार बोलते हैं. Agar is obtained from dash. Agar is obtained from dash. Which of these is known as name the algae dash is name given to dash is given nickname of pond scum. कहते हैं किसको नाम दिया जाता है pond scum का. I'm giving you heading idea. I'm just giving you a hint कि ये जो algae है pond scum, ये वही algae है जो हमें 42 की लेक में मिलती है. I'm not going to tell you answer. Dash is given a nickname of pond scum.
Done, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Dash is obtained from sea kelp. Dash is obtained from sea kelp. I'll tell you in the next class what is sea kelp. पहले अभी सिर्फ आप लिखो. Let's see आप कोई थोड़ी सी अगर effort करते हो ढूंढने में कि नहीं. Dash is obtained from sea kelp. In the form of crystalline powder. In the form of crystalline powder. Name a unicellular non-flagellated algae. Name a unicellular non-flagellated algae. Let's see कोई आंसर ढूंढ पाता है कि नहीं. Unicellular non-flagellated algae. Or I'm again giving you, do you want hint or you will try? Yes? Anyone? Tell me if you want hint. Ma'am, yes. Algae, this algae is used by space travelers. That's it. Okay. Yes, ma'am. Give two features. Next question. This is your 12th question. Give two Yes, features. ma'am. Okay. Give two features in which green algae resemble to higher plants. Green algae resembles to higher plants. Give two features where green algae resembles higher plants. तो आपने कोई भी दो फीचर बताने हैं जो प्लांट्स के फीचर्स हैं और ग्रीन एल्गी में आ गए. Let's see if you can find all the answers. Okay, just write on one more question. Very interesting question once again. Iodine, ये दो चीजें जो I'll explain in the next class, is obtained from dash. अब आयोडीन के बारे में सुनना जरा इंटरेस्टिंग बात. ये आपने ढूंढना है. You can take the help from your NCERT or from notes or from other book also, help book also. But I'm going to tell you what iodine does. Iodine is very important source of antiseptic. सबसे बड़ी एल्गी में से निकाला जाता है. लार्जेस्ट एल्गी अगर आपको नाम पता चल जाए, जैसे इट बिलोंग्स टू ब्राउन एल्गी. ब्राउन एल्गी क्योंकि वो मरीन वाटर है, बीचेस पे मिलती है, तो बहुत गहरी है, बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी होती है कि 60 मीटर मतलब एक बिल्डिंग भी छोटी होगी, इतनी बड़ी होती है. तो ये इतनी बड़ी बड़ी एल्गी ब्राउन एल्गी है, इनसे ऑब्टेन होता है ये आयोडीन. आयोडीन जो है इट्स अ सोर्स ऑफ एंटीसेप्टिक. अगर किसी ने बोरोलिन या बोरोप्लस लगाई है तो रेज करो अपना हाथ. बोरोलिन या बोरोप्लस किसी ने अगर यूज की. ओके, अशप्रीत, सुखमन, तनवीर. ओके, मेनी. तो यू मस्ट हैव सीन दैट दे हैव अ पेक्यूलियर स्मेल. कहते हैं किसी भी चीज पे लगा लो बोरोलिन, तो कहीं जला है, कटा है, चोट लगी है, इंजरी हुई है, कोई वूंड है, कोई हील नहीं हो रहा, तो फिंसी हुई है, सब पे लगा लो. बिकॉज दे हैव समथिंग इन इट. इट हैज आयोडीन. और ये आयोडीन की वजह से उसमें पेक्यूलर स्मेल होती है. अगर आप बोरोलिन या बोरोप्लस कहीं लगी हो तो आप खुशबू से देख के बता देते हो, स्मेल करते हो तो आपको पता हो जाता है कि ये बोरोलिन लगी हुई, बिकॉज दे हैव दिस आयोडीन. Okay, so I hope you all enjoyed today's lecture. Algae is very Yes. interesting. Try to Yes, read it ma'am. from, try to read it from your NCERT